नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तंत्री। लाइए हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। स्वागत क्या करें, चारों तरफ मनमानी अराजकता फैली हुई है। जो मोदी जी का विकास पथ है और विकास रथ है, विकास पथ पर लोकतंत्र लेटा हुआ है और विकास रथ उसको रौंद रहा है। विकास पथ पर विकास रथ का ये जो है नग्न तांडव है। और इसके एक के बाद एक प्रमाण आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लेके आए हैं पहला प्रमाण बहुत सनसनीखेज, एक के बाद एक प्रमाण आ रहे हैं। लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। न न्यायपालिका, न्यायपालिका ही आखिरी ठौर है, वो भी नहीं सुनने वाली है। बाकी तो सब खेल का हिस्सा ही है, बाकी तो टीम के ही मेंबर हैं, सब के सब। कोई ओपनर है, कोई मिडिल ऑर्डर में है और कोई पुछल्ला है। अब राजस्थान से 177 सेकंड की एक वीडियो, वो वीडियो हम आपको पूरा दिखाएंगे। चुनाव आयोग का ही कर्मचारी या अधिकारी कहा जा सकता है उसे, भाई नाम पढ़ने पे तो ऑफिसर ही है। तो चुनाव आयोग के ही अफसर का है 177 सेकंड का वीडियो। ज्ञानेश कुमार की धज्जियां उड़ी हैं। अगर इस देश में न्यायपालिका थोड़ा बहुत भी, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर वेंटिलेटर पर भी होती न्यायपालिका, तो भी वेंटिलेटर से ही इनको सबक सिखा देती। लेकिन ये खबरें एक के बाद एक जो आ रही हैं, ये अब ये सवाल बड़ा मजबूत करती जा रही हैं कि क्या अब न्यायपालिका वेंटिलेटर पर भी नहीं है, खाली अंदर डॉक्टर होने का ड्रामा कर रहे हैं। खत्म है। 177 सेकंड के वीडियो में साफ है। एक बूथ पर आप कल्पना करिए, एक बूथ पर कितने वोट कटवा सकता है कोई? 100, 150। एक बूथ पे कितना वोट होता है भाई? 100, 150 वोट कटवा देगा ना। यहां एक बूथ पर 500 वोट। आप सोच लीजिए, एक बूथ पर अगर 500 वोट काटने का एक एवरेज हो, तो 1 लाख बूथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कितने जो है वोट कटेंगे? खाली आप अंदाजा लगाइए। और इसके बाद फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब रह गया? और यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो जिन मतदाताओं का नाम उड़ाना है, वो भाजपा को वोट नहीं देने वाले हैं, उन्हीं का उड़ा देना है। मुसलमान पहला टारगेट, उड़ा दो। ये कुछ हम नहीं कर रहे हैं, ये उस अफसर ने कहा। और इतने नहीं कहा, कहा हमसे नहीं होगा। बहुत क्लियर, हम वो भाषा नहीं समझ पा रहे, वो ठेठ राजस्थानी भाषा है, ठेठ राजस्थानी। लेकिन उसने यहां तक कहा कि मैं कलेक्टर के यहां जाकर के जान दे दूंगा। ये अति अब मत करवाओ, इतनी अति नहीं करवाओ कि हम जिंदा आदमियों को गायब कर दें। ऐसे नहीं कर पाएंगे। मैं वीडियो आपको सुनवाता हूं, फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे। वीडियो सुनवाते हैं, फिर कांग्रेस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटली कर क्या सकती है विपक्ष? अब हम भी विपक्ष को कहना कि विपक्ष कुछ करे, क्या हम कहने करने के लिए? इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने भी सवाल उठाए, वो भी सुनवाता हूं। पहले वीडियो देखिए। राजस्थान के लोग तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और नहीं तो हेमंत भाई ने कई बार रिपीटेशन में रिपीट कर करके सुना है, वो बताएंगे। प्ले करिए। अब पूरी बस्ती नहीं हटा जाएंगे। कोई 50 एक नाम रख ली तू, बस्ती नहीं हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाऊंगा। हाँ नहीं, पर ना हटा जाएंगे पूरी नहीं। मारखंड आगे लिस्ट आ गई लंबी। हाँ हटाना 100 एक रखना तो फिर उठा देना और सबने, है ना। फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत कोई तो और महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही तू, एसडीएम मैडम का ऊंडे मर रही तू मैं, है ना। ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं ऊंडे भूख हड़ताल में बैठ रही तू मैं, वो मैडम के सामने, है ना। और ही कोई बीएलओ उठा ना मन, या बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान उठा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड। नहीं तो वो तो फिर मैडम का ऊंडे जार करेंगे बात। ऊंडे देना पे बैठू तू, ऊंडे मरू तू कर, है ना। मैं नहीं करवाऊं तू पंगा खड़ा, आप देख थे मुझे मारो सारा और मिधर और गए।
ये मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा और मिलर वो मैडम ने भी कहा भाई मास्टर को मर्डर करा इसको नहीं आजा बाजो ऑब्जेक्शन आ कोई बात को ना आजा बाजो ठीक है आजा बाजो मैं उन्हें बैठू मैडम कहीं जाऊँ मैं उनको ऑफिस के सामने लिस्ट ले जा रही हूँ जनता ने भी ले जा रही हूँ मैं जनता ने भी ले जा रही हूँ ये जिंदा लोग थे हम ले जा रही हूँ गाड़ी पर और मैं दूंगा मिनी बसा का पीसा है तो और कहीं खजे तो पलायन करके रहते नहीं यहाँ पे उसमें लिख रखा स्थानांतरित यहाँ पे रहते नहीं मतलब ये लोग तो हमें स्थानांतर कोड कर गए पाकिस्तान गया बांग्लादेश गया कोड चीन गया कोड गए लोग हाँ बताओ ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार ये मौजूद से जिंदा थे यहाँ का आधार कार्ड थे यहाँ का मकान को पट्टो थे ऐसा करो एक टीम लगाओ उन्हें टीम लगाओ आपने एसडीएम मैडम ने कह रहे एक 20 आदमी की टीम लगाओ ये मैं 4-5 तो पुलिस वाला लगवाओ देखो तो सरकार थी टाइम और मैं भी साथ में लग जाऊंगा और एक का मकान कागज आधार कार्ड एक ने जिंदा नहीं है देखो नहीं मैं कौन लगाए ध्यान ये तो एक टीम लगाओ और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे मुझे भी सस्पेंड करो भाई गलत नाम जोड़ता है मास्टर पैसे खा के एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है नाम जोड़ता है और सस्पेंड करो मुझे भी है ना और एक टीम लगाओ 20 आदमी की नहीं मैं मरूंगा नहीं खैदियों में बिखर गो मैं बिखरे बाद मेरे बाप को कौन है अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा वहीं बैठूंगा मैं धरने पे और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं अब देखू तो देखा प्रशासन ने सस्पेंड कराओ मुन से फांसी पे लटकाओ मुन रोहित भैया कुछ कहेंगे आप भैया एक तो कम से कम परशुराम दिखा ये क्योंकि मैंने सुना जो बहुत क्लियर नहीं लेकिन जो समझ पा रहे हैं कहा ब्राह्मण की औलाद हूं सीखो बहुत सारे जो है मोदी के साथ मिल करके कहते हैं ब्राह्मण है मोदी के साथ ही रहेंगे राष्ट्र निर्माण में सुन लो ब्राह्मण होता क्या है आज मैं नॉर्मली मैं बहुत जो मैं मतलब हम भी उसी वर्ग से आते हैं लेकिन मैं अपर कास्ट का बहुत मुखालफत करता हूं उनकी मिजाज और मानसिकता की वजह से खुल के कहता हूं लेकिन अगर ऐसे लोग हो ना तो उनके चरण छूने में कोई गुरेज नहीं ये परशुराम इस ब्राह्मण के भीतर परशुराम वास करते हैं कहा मर जाऊंगा लटका दो सस्पेंड करो मुझे लगा दो कितने हैं कि अगर गलत निकल जाए तो कह देना कि 20-20 हजार रुपए लेके जोड़ा था फर्जी में सस्पेंड कर दो मुझे नहीं तो जान दे दूंगा एक वोट नहीं कटने दूंगा बताओ तुम ये चीन स्थानांतरित हो गए स्थानांतरित लिखवा रहे हो ये चीन स्थानांतरित हो गए पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए आप बताओ यहाँ पे कहां स्थानांतरित हो गए सब यहाँ पे जिंदा आदमी आधार है मकान है पट्टा है घर का पट्टा है बताओ कोई झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं है घर का पट्टा है घर उनके हैं भाई पुश्तों वहां गुजर गई उनकी और उधर से ढिठाई से उतने में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं काट दो स्थानांतरित कर दो ये कर दो कर दो इसके बाद इस देश में निजी तौर पर मैं अपने मानता हूं कि न्यायपालिका खत्म बुलाओ बीएलओ को बुलाओ बीएलओ को खड़ा करो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने पूछो जरा क्या हो रहा था लेकिन सब मिले हुए हैं केजरीवाल 10 साल बाद जीवंत हो गया जो कहता था ना सब मिले हुए हैं जी तो सब मिले हुए हैं जी ये सब मिले हुए हैं जी जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला हिस्सा दिखाइए जरा हमारे राजस्थान में एसआईआर चल रही है इस एसआईआर की आज की तारीख में यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी चुनाव में 3 साल से अधिक समय है और एसआईआर के चलने के कारण से हमारे नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव भी लेट हुए और दुर्भाग्य है कि एसआईआर होके भी जब पूर्ण होने लगी तब पुरानी वोटर लिस्ट से जिसको फर्जी वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा बताया जा रहा है उसके आधार के ऊपर पंचायत राज के चुनाव करा रहे हैं। एसआईआर में जो प्रक्रिया चली उसमें हमारे बीएलए ने पूरी तरीके से इसमें साथ दिया भाग लिया सब जगह हमारे पार्टी के प्रतिनिधि वहां जाकर के समय समय के ऊपर चाहे वो ईआरओ हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरओ हो डीआरओ हो चाहे चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त और हमारे राजस्थान के नवीन महाजन साहब हों
सबके साथ में हमने बराबर संवाद किया और बराबर हमारी पार्टी ने सहयोग किया कि एसआईआर के दावे और आपत्ति के आखिरी जब 3-4 दिन रहे तो यहाँ पर राजस्थान में बीएल संतोष जी जो इनके महामंत्री हैं संगठन के, वो यहाँ पर आए, गुप्त बैठकें हुई और दिशा निर्देश जारी किए एसआईआर में किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद में अमित शाह जी आए, उन्होंने आप सबने चलाया कि 4 घंटे तक सीएमआर में बैठकें की गई। उन्होंने अपने हिसाब से क्या इनको निर्देश दिए और उसके बाद में आनन फानन में सीएमआर से हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव देकर के एक डाटा दिया गया। वो डाटा के आधार के ऊपर ब्लैक फर्जी हस्ताक्षर करके और प्रिंटेड फॉर्म जो पहले से किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या बीजेपी के कार्यालय में भराए गए, ऐसे हजारों की संख्या में फार्म काफी विधानसभा क्षेत्रों में 1000, 2,000, 5,000, 7,000 इस तरीके के फार्म जो फर्जी हैं, कहीं भी बीएलए के कोई हस्ताक्षर नहीं है, नियमों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नियम यह कहता है कि ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले एक बीएलए प्रतिदिन 50 फार्म जमा करा सकता है। वो काम पूरा हो गया, ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया, उसकी अंतिम तारीख 15 तारीख यानी आज है और ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए केवल 10 फार्म प्रतिदिन ही नाम जोड़ने या घटाने के दे सकता है और उसका डाटा चुनाव आयोग को पूरी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराना होता है हाथों हाथ। और ऐसा कराया भी गया, 13-14 तारीख तक कराया भी गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बीएलए 973 ने फॉर इंक्लूजन जोड़ने के लिए 211 नाम और एक्सक्लूजन हटाने के लिए 5,694। ये 14 तारीख का डाटा है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 110 बीएलए ने आपत्तियां दी, 185 फॉर इंक्लूजन और 2 केवल फॉर एक्सक्लूजन। अब 14 तारीख, 13 तारीख शाम को, 15 तारीख को जो पेन ड्राइव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया गया और कुछ इसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी गई और आनन फानन में काफी विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती या कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से उनका वोट बैंक ज्यादा था, जहां पर एससी, एसटी, माइनॉरिटी, वहां पर उन फार्मों को दिया गया कि कैसे 10,000 से जीता तो 10,000, 8,000 वोट काटो जिससे उसका मार्जिन कम हो जाए और कम मार्जिन से जीती तो उसका मार्जिन और ज्यादा कम होकर के और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए। इस तरीके का षड्यंत्र किया गया। बताइए क्या क्या कहानी सुने, लेकिन कौन सुन रहा है? सब जो बचपन में कहावतें आप लोगों ने पढ़ी है सब चरितार्थ। तो भैंस के आगे बीन बजाना हम लोग पढ़ते थे तो सोचते थे कौन जाएगा भैंस के आगे और बीन ले खड़ा होगा और बजाएगा। ये नहीं पता था कि एक दिन मोदी जी आएंगे और भैंस के आगे सब लोग बीन बजाएंगे। सब पूरा देश भैंस के आगे बीन बजा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हेमंत भाई, ये राजस्थान में ये जो रिकॉर्डिंग 177 सेकंड की है, इसमें तो बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई थर्ड पर्सन आरोप नहीं लगा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, एक और भी बात मैं ऐड ऑन कर दूं, ये बीएलओ मुस्लिम नहीं है, ये बीएलओ ब्राह्मण है, मतलब, और ब्राह्मण देश भर में मतलब एक्सेप्शन छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सनातन और देश के निर्माण के लिए, सनातन की रक्षा कर रहा है और राष्ट्र निर्माण कर रहा है, करीब करीब साथ में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मण, अभी मैं उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में 89% ब्राह्मण,
89% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया था। ठाकुर, जो उत्तर प्रदेश में, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पूरे उत्तर प्रदेश में चिल्ला रहा है कि ठाकुरवाद है, ठाकुर 86% दिया था और ब्राह्मण 89% दिया था। मैं सवर्णों की बात कर रहा हूं। कायस्थ जो है, जो श्रीवास्तव कायस्थ होते हैं, इनका तो आप छोड़ दो, इनका तो एकाध वोट अगर कहीं रास्ते में चलते हुए रिक्शे उक्से पे गिर गया हो, कहीं दाएं बाएं फिसल करके, उनका छोड़ दो, तो बाकी सब भाजपा को जाता है। 99% इनका जाता है। इनका तो आंकड़े कोई नहीं लिखता इसलिए कि कितना गया है। तो ये वो वर्ग है, उससे ये बीएलओ है। अब बताइए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसी कोई, जब वो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह देते हैं सबकी, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये बीएलओ वीडियो का लेना देना है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये ओपन एंड शट केस है। ये कीर्ति कुमार जी, जो जिनका आपने वीडियो दिखाया 177 सेकंड का, ये टीचर है और ये बात किससे कर रहे हैं वो भी बता दूं आपको। भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर है सुरेश सैनी, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो ओपन एंड शट केस है ना, कि कौन वोट कटवाने के लिए कह रहा है और कौन मना कर रहा है। एफआईआर करके अंदर दो उसको। सुरेश सैनी बाहर कैसे है, सवाल तो ये भी है ना। सरे आम पब्लिकली एक बूथ के ऊपर आशीष भाई कितने वोट होते हैं? 1000 से 1100 मैक्सिमम, और उसमें से मैक्सिमम, उसमें से 470 वोट विद स्ट्रोक ऑफ पेन काटने की कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। आप केवल सोच के देख लीजिए, ये हवा महल कंस्टिट्यूंसी है, और ये हवा महल कंस्टिट्यूंसी के अंदर विधायक कौन आपको पता है? बाल मुकुंद आचार्य महाराज जी, जो 2023 में जीते थे 974 वोटों से, 974 वोटों से। और वो क्या है, जयपुर का जो दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर है उसके महंत। तो उनकी जीत स्थायी करने के लिए एक बूथ पे अगर आप 470 वोट काट दोगे तो पूरे हवा महल कंस्टिट्यूंसी, और मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी है हवा महल, ये याद रखिएगा। तो आप ये सोचिए कि इस देश में चुनाव का कोई मतलब बच गया है क्या? ये एक केवल ट्रेलर है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये पूरे देश में यही किया गया है। जो मैं और आप लगातार चिल्ला रहे हैं सालों से कि जो ये पन्ना प्रमुखों वाला मॉडल है, ये है उसका फाइनल है, ये उसका, ये होना ही था, और ये पूरे देश के अंदर है। केवल मुस्लिमों को टारगेट कर लो, मुस्लिम तो बिल्कुल सिटिंग डक है, उसको तो काटना ही है। उसके बाद जो आदिवासी और जो इस तरह के जो कमजोर वर्ग हैं, जो इनको वोट नहीं देते, उनको उड़ा दो, घूमते रहेंगे। आपने आज महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव आए हैं, 2 दिन से देख रहे हो आप क्या चल रहा है वहां पे। कोई स्टेट उठा के देख लो आशीष भाई, कोई भी स्टेट, हर जगह यही गदर काटा गया है। केवल वो जो अमित शाह कहते हैं ना 50 साल राज करेंगे, वो 50 साल का मॉडल ये है। ये ध्यान रखिएगा कि जो वोट हमें नहीं देते वो वोटर ही नहीं रहेंगे, हम चुनेंगे हमारा वोटर कौन होगा। आपने न्यायपालिका की बात की, कौन सी न्यायपालिका? 10 जुलाई को पहला शो किया था मैंने, आपने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी पहली एसआईआर को लेकर के, याद आपको? याद होगा। और हमने उस दिन उस एसआईआर की जो पिटीशन थी उसको लेकर के खुल करके बात की थी, खुलकर, कि इसका फॉल आउट क्या होगा, इसमें क्या होगा। कल हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या पूछा, आप चौंक जाएंगे। वो खबर दिखा दीजिए, मैंने भेज रखी है एक्सप्रेस की। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड इफ वोटर्स ड्रॉप्ड ओवर सिटीजनशिप। सारा देश चिल्ला रहा है, और ये देख लो। और वो श्रीमान राकेश द्विवेदी पता है क्या कहते हैं? ये जस्टिस सूर्यकांत पूछ रहे हैं। कब पूछ रहे हैं? 10 जुलाई से हियरिंग, और ये आज कितनी तारीख है? 17 जनवरी, ठीक, 16 जनवरी, आज पूछा जा रहा है 10 जुलाई। और वो भाई साहब क्या कहते हैं राकेश द्विवेदी जी, कि मैं इस पे डायरेक्शंस लेके बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। आप हियरिंग क्या कर रहे थे फिर अब तक? किस चीज की हियरिंग कर रहे हो आप? 10 जुलाई, 16 जनवरी, और वो भाई साहब कह रहा है कि मैं पूछ के बताऊंगा। चुनाव आयोग को सिटीजनशिप जांचने का अधिकार है, हाँ या ना? अगर आप वकील होते, मैं होता, तो क्या जवाब देते कि सर सिटीजनशिप का तो हमारा अधिकार ही नहीं। वो कह रहा है पूछ के बताऊंगा। ठीक कह रहा है, वो पूछ के बताएगा। जब चुनाव आयोग ये कह रहा है, चुनाव आयोग का प्रधान सचिव ये कह रहा है कि भाई साहब मैं एसआईआर के लिए हमने ऑर्डर ही नहीं किए। वो मैंने आपने स्पेशल शो किया था अंजलि भारद्वाज के आरटीआई पर, प्रधान सचिव का जवाब था कि हमने एसआईआर की ऑर्डर नहीं किया, हमने एसआईआर ऑर्डर नहीं किया। हाँ,
तो ज्ञानेश गुप्ता ने ऑर्डर नहीं किया तो फिर राकेश द्विवेदी ठीक बता रहा है कि पूछ के बताऊंगा। और ये जो कीर्ति कुमार जी कह रहे हैं, अगर ऐसे इस देश में 100 बीएलओ भी होते तो लोग इनको नंगा दौड़ा दौड़ा के मारते। जो 50 साल शासन करने वाले हैं ना, इनको नंगा दौड़ा के मारते। पिटेंगे ही अब भी, लिख लो आप मेरी बात, पिटेंगे ही अब भी, लेकिन वो पाप का घड़ा भी भरा नहीं। जो हम रोज बात करते हैं ना, मैं और आप तो लगभग हमारे हर शो में ये चर्चा आ जाती है कि भाई ये हो क्या रहा है। तो ये जो मॉडल है ना आशीष भाई, इस मॉडल को देखना पड़ेगा क्या है ये। बेसिकली ये कोई पॉलिटिकल मॉडल है ही नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जो सत्ता पर काबिज हुई है, उसके बाद आप इसको पॉलिटिकल मॉडल नहीं कह सकते। इट्स ए पॉलिटिको बिजनेस मॉडल। अब आप कहेंगे ये क्या बीमारी ले आए आप। इसका बहुत साधारण तरीका है। जितनी भी रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, जितनी भी रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अदालत भी। अदालत को शामिल कर रहा हूं इसमें, कंटेम्प्ट हो जाए तो हो जाए। ठीक। बड़े मीडिया समूह सारे के सारे ऑपरेशन लोटस के जरिए उम्मीदवारों को चुने या लोगों को धमकाना या फिर उनको चुने हुओं को खरीद लेगा। काले धन से वोटर्स को खुलकर रिश्वत देना सरे। आपने महाराष्ट्र में देखे कितने वीडियो भी। गरीबों को 5 साल तक भूखा रखो, चुनाव से ठीक पहले लोगों के पैसे से उनको 10,000, 20,000, 15,000, 5,000 लाडकी बहना से लेकर तमाम योजनाओं के तहत कुछ रुपए पकड़ा दो। फिर धर्म और हिंदुत्व की श्रेष्ठता का इस्तेमाल करके वोटर्स को वर्टिकल डिवीजन करो। और जितने भी देश के अंदर पॉलिटिकल फंड्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर मोनोपोली कर लो। फिर 50 साल क्या, फिर तो 500 साल राज करोगे। और जो ये जिसको आप डेमोक्रेसी समझ रहे हैं, ये जो एक बूथ से 470 वोट काटना, ये तो इलेक्टरल ऑटोक्रेसी से भी कोई अगली स्टेज है। ये जो मैं बार बार कहा करता, आप हंसा करते ना जब मैं कहा करता कि भाई साहब ये रशियन मॉडल है, ये नॉर्थ कोरियन मॉडल है, ये वो चीज है। एक बूथ से 470 वोट हटाने का मतलब तो समझ लीजिए एक बार। अगली बार जो ये सारा हो रहा है, वो क्या कह रहे थे डोटासरा कि हमारे यहां भी 3 साल बाद चुनाव है। महोदय, चुनाव तो इन्होंने जल्दी कराने हैं। एसआईआर का जो पर्पस है वो यही है कि किसी तरीके से एक बार चुनाव कराए जाए, सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर्ड है, कोई सांस नहीं निकालेगा, यू टेक इट फ्रॉम मी, और उसके बाद अपने चुनाव कराओ। 450, 500 जितनी सीट लिखनी लिख लो, कौन पूछ रहा है आपको। 90% स्ट्राइक रेट तो इस देश ने हजम कर लिया ना, डाइजेस्ट हो गया ना 90%। महाराष्ट्र में नहीं हुआ। इस देश का डाइजेशन हजम कर भैया, 90% आप हजम कर गए ना, कर गए, 95 भी कर लेंगे, वो उसको भी हजम कर लेना। यही होना है, सारे बैठे देखते रह जाएंगे। ये वो चीज है जो बहुत दिनों से हम लगातार कह रहे थे कि ये अल्टीमेटली रशियन मॉडल पे जाएंगे। रशियन से भी आगे निकल गए। तो वो तो चुनाव कराते और कह देते कि इस बार आशीष चित्रांशी का 74% पॉपुलरिटी रेटिंग, अगली बार 78, हर बार बढ़ जाता है 4%। तो मोदी जी ने यही किया था, इस बार धोखा हो गया। तो उस धोखे को कैसे कवर अप किया जाए, कभी भी याद रखिएगा। तमाम लोग कहते हैं 2029 में चुनाव है। आई चैलेंज यू, जिस दिन ये एसआईआर पूरी हो जाएगी, ये मौका तलाश करके और ये चुनाव करा देंगे। और 450 और 500 सीट, फिर संविधान गया तेल लेने, विपक्ष गया तेल लेने, और मीडिया तो पहले ही, मीडिया तो देख ही रहे हो आप। आज जो चबाहर के अंदर जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट से आप बाहर हो गए ना, कोई भी सत्ता होती उस सत्ता को 1 घंटे में उखाड़ देता देश। इससे बड़ा देश का नकारापन, पूरी कूटनीति, पूरी सामरिक नीति, सब कुछ तबाह कर दिया भाई साहब। वेबसाइट से भी हटा दिया। 56 इंची डमरू बजा रहे, डंका पति। उस पर एक अलग ही, लोग देखे ना देखें, अभी हम लोग इस कार्यक्रम के पहले भी चर्चा कर रहे थे, एक अलग कार्यक्रम करी आशीष भाई, आशीष भाई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहा है। अब समझ में आ रहा है आपको शोभा यात्रा किस लिए निकाली गई थी। वो चबाहर का कार्यक्रम चल रहा था साइड में, वहां कोई बात ना चली जाए। पूरा पाकिस्तान को साइड स्टेप करके जो चाइना का ये था प्रोजेक्ट, उसका पैरेलल था ये, सीधा सेंट्रल एशिया में जाते थे पाकिस्तान में बाईपास। अगर लोग समझ पावे, पाकिस्तान के ग्वादर से जितना भारत को चुनौती थी, चाबहार उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं था, उसका एक्सटेंशन था। हमारे व्यापार की तकदीर बदल जाता अगर चाबहार का प्रोजेक्ट पूरा होता। मध्य एशिया, अफगानिस्तान से लेकर के, और बिल्कुल जो यूरोप का टॉप है ना, यूरोप के टॉप तक एक्सेस ये चाबहार दे रहा था।
ऐसे थोड़ा उसमें इन हुए थे, बहुत लंबे समय से उसकी प्लानिंग चल रही थी, इन हुए, उसमें एग्रीमेंट हुआ, सारा एग्रीमेंट हो चुका था, और उसके बाद सिर्फ एक बार वो उधर से एक बार आंख दिखाई ट्रंपवा, हमारा 56 इंच वाला भागा, एकदम तत्काल भागा। ये इन लोगों को लोग बहुत सारे कहते हैं कि भैया प्रधानमंत्री हैं, उनको थोड़ा सम्मान दीजिए। अरे सम्मान देते देते इस देश का मान पता नहीं रसातल रसातल भी अब दिखने लगा, उससे नीचे कहीं चला गया देश का मान, सम्मान देते देते। और ये मुझे कई बार ये लगता है हेमंत भाई, मैं इस पे भी थोड़ा सा आपसे चाहूंगा आखिर में करना, क्योंकि बहुत सारे इसमें चर्चा करना, बहुत चर्चा बढ़ती जाएगी। ये करते थे, मतलब इनका ये था कि चुनाव जीतने के लिए हथकंडे, 20 सीट 30 सीट ऊपर जाना, लेकर के 40 सीट ऊपर लेके जाना, ये था। वो 22 का यूपी चुनाव है, पहले हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि 24 के नतीजों ने इस देश में, जो कहते हैं ना कि एक देश में निर्णायक क्षण था 2024 का चुनावी नतीजे का दिन, वो तारीख, वो भारत के इतिहास में निर्णायक तारीख थी, क्योंकि उस दिन शायद ये तय किया गया कि अब नहीं, अब ये 20 सीट 30 सीट 40 सीट सेलेक्ट करके कि चलो इससे हम बहुमत की रेखा क्रॉस कर जाएंगे, वो रेखा वो कब खत्म करो, अब कंप्लीट देश को ऐसे मुट्ठी में कैद कर लो, सब कुछ हमारा। वो पूरी दुनिया मुट्ठी में लाया था ना एक बार अंबानी ने नारा, तो ये पूरा भारत मुट्ठी में, पूरी चुनावी प्रक्रिया मुट्ठी में। क्योंकि आप देखो उसके बाद ये आनंद फानन में कुछ भी, क्योंकि ये बहुत जल्दी की प्लानिंग और बहुत जल्दी का एग्जीक्यूशन है। जितना हड़बड़ी में हर दिन एक्सपोज होता है ना, बहुत जल्दी की प्लानिंग और बहुत जल्दी का एग्जीक्यूशन है। ये 14, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमें इसलिए इस पे आ रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं 14-15 से ना, 14-15 से दूसरा मोडस ऑपरेंडी था। ये 24 4 तारीख नतीजा, वो दिन बदल दिया, इस भारत के पूरे भविष्य को बदल दिया। उसके बाद ही ये शुरू हुआ कि अब एक भी सीट हमको नहीं बख्शना है किसी के लिए, सब ले लो। उसमें भी अगर एकाध कहीं जीत जाते हैं, चमत्कार होता है तो चमत्कार से एकाध जीत जाए, बाकी अब कोई नहीं जीतेगा चुनाव। क्या वही टर्निंग पॉइंट नहीं है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि पहले के चुनाव भी हम ये जीतते थे और उसमें भी संदेह होता था, लेकिन दिखता था 10 सीट है, वो 10 सीट दिख जाता था, 15 सीट दिख जाती थी। अब आप नहीं कहां अशोक सीट भाई, पर आप सब है, हाँ? देखिए जो इन्होंने हरियाणा के अंदर किया, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हरियाणा में ये हो जाएगा, नाम लेवा नहीं था कोई। हाँ, उसके बाद इनकी हिम्मत बढ़ी, हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव अलग कर दिया, फिर जो महाराष्ट्र में किया उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, 90% स्ट्राइक रेट। और वहां से प्रेरणा लेके चोरी पकड़ी गई, वहां पर वोट जोड़े थे, वहां जैसे ही चोरी पकड़ी गई घटाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया, SIR ले आए, और बिहार के अंदर फिर 90% स्ट्राइक रेट। और वो 90% कैसे आया, वो रात को हमने बताया था, पूरा 103 सीटें गड़बड़ है उसमें। तो इन्होंने अब तय कर लिया, पहले ये 2019 से 24 के बीच में ये टारगेट किया करते, भाई साहब उस टारगेट का ही नतीजा था कि राहुल गांधी तक को चुनाव हरा दिया इन्होंने। हाँ, याद है ना हाँ, आपको? हाँ, वैसे हाँ, राहुल गांधी वैसे चुनाव नहीं हार गया, ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा देश की, टारगेट करके हर एक सीट को क्या इस बार इनको निपटाना है, टारगेट है इनका। 2019 से और सत्ता छोड़नी नहीं है, लेकिन 2024 के बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो जो रिजल्ट वाला दिन था उस दिन इन्होंने तय कर लिया कि अब और कोई नहीं, बहुत हो गया लोकतंत्र, अब ये वो वाला मॉडल है। और जो आपने BMC में देखा, सब जगह जो देख रहे हो आप, वो स्टेबलिश, इनका डर बह निकल गया। इनको ये लगता है कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस ये सब ना समझ है ये। अंग्रेज तो, उनका तो सूरज नहीं छिपा करता भाई साहब, सूरज नहीं छिपा करता उनके राज में, कहां चले गए वो? तो ये गलतफहमी ये निकालते। एक इनका मित्र और था जर्मनी में, अगर जर्मनी में उसका नाम ले दो तो मुकदमा दर्ज हो जाता है, पता है आपको? पार्टी कहां गई, पदाधिकारी कहां गए, मेंबर कहां गए, छोड़ दो। तो ये जितने घूम रहे हैं ना, ये जो बता रहे थे सैनी साहब के ऐसे वोट काट लो, ऐसे काट लो, इनको बता रहे थे BBLO को, ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको, इनको कोई गलतफहमी है। और लोकतंत्र में लोगों के जो सब्र का पैमाना है ना, ये उसको टेस्ट कर रहे हैं, और ये यही मान रहे हैं कि ये देश कायर है। मोटे तौर पर एक बात मान के चलिएगा
जिस दिन आपका डर निकल गया जेल का, उस दिन मोदी सत्ता में नहीं होंगे। इस देश के अंदर जो जेल का डर है, जेल का डर, अरे भाई साहब जेलों की कैपेसिटी क्या है, एक बार चलो ना सारे, जेलों की कितनी कैपेसिटी, हाथ जोड़ेंगे ये कि चाचा जाओ। लोग तैयार तो होंगे तैयार, लेकिन तब होंगे जब उनके पास कुछ बचेगा नहीं। कुछ नहीं ये बात रहेगा, याद रखिएगा। कुछ ना रहेगा। वो आंसू मिश्रा नौजवान ने लिखा ना, न थाली न लोटा, जब कुछ नहीं रहेगा न थाली न लोटा, तब जो है लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं तो भय अपने आप खत्म हो जाएगा। 24 के नतीजे ये ध्यान रखिएगा। और क्यों ये हुआ वो भी बहुत स्पष्ट है। जिसको भी ये भ्रम होना कि मोदी की लोकप्रियता बहुत है, ये सिर्फ भाषणों की शुरुआत के लिए है कि विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। ये 24 ने बता दिया था कि 10 साल, झांसे की उम्र 10 साल भी नहीं थी। झांसे की उम्र, जुमले की उम्र, लफाजी की उम्र, भाषणबाजी की उम्र, इवेंटबाजी की उम्र 10 साल भी नहीं थी। 14 से वो शुरू हुआ था, 13 एंड से, और वो सारा जो माया जाल था, वो माया जाल टूट गया 2022-23 आते आते। टूट तो 19 में गया था, उसकी उम्र तो 4 साल भी नहीं थी गुरुजी, 4 साल नहीं थी। टूट तो 19 में गया था, लेकिन जब 19 में वो टूटा तो जोड़ने के लिए कितनी तबाही हुई इस देश में। आशीष भाई, कितनी एक छोटा सा तबाही। मॉडल, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा मॉडल आपके नोटिस में डालना चाह रहा हूँ, सारे दर्शक भी स्तब्ध रह जाएंगे। आपको याद है 2024 के अंदर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट है एक लोकसभा की, हाँ, उसमें एनडीए का कैंडिडेट जीता था 48 वोटों से, और उस महोदय का नाम था रविंदर वाइकर। ठीक, रविंदर वाइकर एमपी जीता था वो 48 वोटों से। अब आप तैयार हो जाइए, बेल्ट टाइट बांध लीजिए। आज उसकी बेटी अपने वार्ड का चुनाव हार गई। हाँ, वार्ड का, और वो आदमी मेंबर पार्लियामेंट है। ये जो आज आपने वीडियो दिखाया बीएलओ का, और जो मैंने ये वालकर का ये दिखाया अभी, इसके बाद कुछ बचा है क्या कहने को? दर्शकों को तय करना है भाई साहब, हम तो बता ही सकते हैं, हमारा तो काम इतना ही है। लेकिन हदें पार कर दी, हदें, और कितने निर्भय होकर के, निडर होकर के, एज इफ देयर इज नो चेक एंड बैलेंस इन द कंट्री। देयर इज नो चेक एंड बैलेंस, ऑफ कोर्स इट इज नॉट। 10 जुलाई से हियरिंग चल रही है, 16 जनवरी को चीफ जस्टिस पूछते हैं कि आप नागरिकता वाला तो मामला नहीं है। सारा पोजीशन, सारे वकील चिल्ला रहे हैं वहां पर कि सब नागरिकता तय कर देंगे। और आज पूछा है राकेश द्विवेदी से, और वो कह रहा है जी पूछ के बताऊंगा। कर लीजिए, क्या करेंगे। ये आप कल्पना कीजिए ना, ऐसे लोगों की क्षमता का आप खाली अंदाजा लगाइए, क्षमता क्या है इन लोगों की, इनकी कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सब में बराबर बटी है, सब में बराबर बटी है। स्थिति आज सुबह है, जब मतलब सुबह क्या 1 बजे के आसपास हमने जब कार्यक्रम किया महाराष्ट्र के नतीजों पे, मैं दर्शकों से आखिर में बस एक लाइन बताऊंगा, तो उस समय स्कोर पता है क्या था हेमंत भाई? 70 बीजेपी, 70, सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं, 70 बीजेपी और यूबीटी उद्धव 62, 70 और 62 था। भाव से चर्चा किया, भाव ने कहा कि देखना ये 62 ये नीचे जाएगा और वो ऊपर भागेगा। अभी ये डिजाइंड तरीका है, यही होगा। हम लोगों ने उस पर बहुत चर्चा की। 62 जो यूबीटी थी वो 63 पर इस वक्त है, और बीजेपी 70 वाली 99 पे है। तो बस ये मतलब कहीं से भी जो भी इस दुनिया में अभी सेफोलॉजिस्ट और ये सब शब्द खत्म कर देने चाहिए कि ये चुनाव के नतीजों का अध्ययन करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, कुछ नहीं। आप पोस्टमार्टम करोगे बॉडी तो ना उसमें अंदर किडनी मिलेगी, ना आंत मिलेगा, ना फेफड़ा मिलेगा, ना लीवर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, गायब है। चीरों के सब अंदर हवा ही हवा मिलेगी। पैटर्न देखिए ना, ऐसा कैसे पैटर्न हो सकता है कि उस बीएमसी में 70-62 चल रहा है, 70-62 के बाद उसके बाद जितने वार्ड आए सब भाजपा के चले गए, उसके बाद सारे भाजपा के चले गए। वजह बता दूं, फिर चलते चलते फिर 1 मिनट लेंगे, सुनिएगा हेमंत भाई गौर से इस बात को। मैं आज इस पर सुबह से बहुत विचार माथापच्ची किया। इस बार काउंटिंग का भी तरीका चेंज कर दिया, नियम नया आया है मुंबई में बीएमसी में।
जानकारी होगी आपको। काउंटिंग का नया तरीका, पहले था कि 227 वार्ड हैं, एक साथ खुल जाते थे, एक साथ सब जगह, और यही तरीका हर जगह है, विधानसभा, लोकसभा, कि सारी जगह आपके यहाँ 90 सीटें हैं तो एक साथ 90 पे गिनती शुरू हो जाती है ना, 90 पे एक साथ गिनती शुरू होती है, 5 मिनट आगे पीछे भले कहीं हो जाए, लेकिन 90 एक साथ शुरू होती है। यहाँ नया नियम क्या बनाया, 23 सेंटर थे, 23 सेंटर काउंटिंग के, हर सेंटर पर 2 वार्ड की गिनती एक समय में होगी, 23 दूनी 46, यानी 46 की गिनती होगी। जब 46 की गिनती खत्म होगी तो अगला 46 खुलेगा, 92 होगा, फिर अगला 46 खुलेगा, मतलब 23 पर 2-2 वार्ड की गिनती होगी। इसमें क्या देखिए, इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा दिखता है कि आप 46 दूनी 92 की गिनती किए तो 92 के बाद आपको आंकड़ा मान लिया दिखने लगा, या 92 क्या 180 क्या आ गया, 180 में आपको दिखने लगा कि 70 और 62 है, 180 में आपको दिख गया 70 और 62 है, बस दिख गया ना, आगे तो खुलना है अभी, तो आगे कितना, जो कहां पर हमको पहुंचना है और कितना उसमें बचा हुआ है, तो बिल्कुल मैच टाइप का हो गया कि हमारे सामने टारगेट 302 रन का है और 291 पे है, 11 रन और चाहिए हमको जीतने के लिए, तो 11 रन बनाना है, कैसे ही बनाना है ये टारगेट। इसमें जब एक साथ गिनती शुरू होती है तो ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड, और अब एकदम टारगेट आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। ये इस बार नया नियम बना है, जो है महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग की तरफ से नया नियम बनाया गया है काउंटिंग का, सोचिए आप, ये है, इसीलिए 70-62 163 पे हुआ, ये 1 सीट बढ़े, वो 30 सीट बढ़ा। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम और भी आज लेकर के आएंगे हम 1-2, अभी हेमंत जी के साथ, इंतजार करिए, एक अल्प विराम, नमस्कार।